भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला जा रहा टेस्ट मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। पहले दिन जहां भारतीय टीम आगे रही, दूसरे दिन मेहमानों ने पलटवार किया और तीसरे दिन अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को फिर ला दिया है टॉप पर। इसी पर करेंगे हम चर्चा। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही लम्हों में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर। वसीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो में। जी थैंक यू सैयद। वसीम भाई, सबसे पहले तो आपकी जो वो प्रिडिक्शन थी वो पूरे तरीके से सटीक बैठती हुई नजर आई। आपने कहा था कि एक विकेट गिरेगी और खिड़की दरवाजा बनता चला जाएगा और फिर टीम कोलैप्स की तरफ भी जा सकती है। बापू ने, अक्षर पटेल ने कुछ वैसा ही कारनामा किया है वसीम भाई। और खास तौर से अगर अक्षर पटेल की बात करें तो 7 पारी, 5 बार, पारी में 5 विकेट और नरेंद्र हिरवानी के पहले 4 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। अगर पहले बात करना शुरू करें तो ये मेरा जो प्रिडिक्शन था वो इसीलिए था क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी वो रन रेट मेरे ख्याल से इंडियन टीम को हार्म नहीं कर रहा था। 2.5 2.4 के आसपास से रन बना रहे थे। और आप अगर उस रन रेट से रन बनाते हो तो आई डोंट थिंक इंडियन बॉलर्स माइंड करेंगे ये चीज। इंडियन बॉलर्स को तब तकलीफ होगी जब आप बहुत जल्दी रन बनाओगे। पिछली मर्तबा जो 2013 में जो लास्ट सीरीज इंडिया हारी थी, अगर आपको याद होगा, तो उस वक्त केविन पीटरसन ने जो नॉक खेला था वानखेड़े के अंदर, वो डिफरेंस था वो सीरीज जिताने में। तो अगर आप उस तरह से अगर बल्लेबाजी नहीं करते हो और आप सिर्फ टाइम लेकर बल्लेबाजी करते हो तो कहीं ना कहीं जब एक विकेट गिरती है तो उसके बाद में एक लड़ी सी लग जाती है। और उसी तरह से आज भी वही हुआ कि पहले 2 विकेट पे थोड़ी अच्छी साझेदारी हुई और उसके बाद कोई 20 रन की भी पार्टनरशिप नहीं हुई, क्योंकि इंडियन बॉलर्स को पता है कि अगर आप टाइम लेके बैटिंग कर रहे हो तो आप उनको ज्यादा हर्ट नहीं कर रहे हो। और लेकिन और उसके बाद जैसे एक विकेट मिलती है तो नए बैट्समैन के लिए इस तरह के पिच पे हमेशा मुश्किलें पैदा होती है। और बिल्कुल वही स्टोरी रही। अक्षर पटेल ने कमाल की बॉलिंग की। जिस तरह के फॉर्म में, जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खास करके जिस तरह से शुरुआत की है, कमाल की बॉलिंग की इंग्लैंड सीरीज में, और वापस आज जब इंडिया को बहुत जरूरत थी विकेट्स की। और कमाल की बात यह है कि मतलब वो जिस तरह से बॉल करते हैं, थोड़ा राउंड आर्म बॉल करते हैं। कुछ बॉल स्पिन होती है, कुछ बॉल स्ट्रेट जाती है। और यही पैटर्न था इंग्लैंड के सामने कि टर्निंग पिच पे सीधी बॉल ज्यादा दिक्कत कर रही थी। और इसी तरह आज भी हुआ कि कुछ गेंदें सीधी रहती हैं, कुछ गेंदें स्पिन होती है। और जब आप वो स्टम्प टू स्टम्प लाइन डालते हो तो आपके आउटसाइड एज भी अक्षर पटेल आपको चैलेंज करता है। और प्लस स्टम्प, जो स्टम्प को अटैक करते हैं, तो बोल्ड और LBW भी प्ले में आ जाता है। तो कमाल की शुरुआत रही है उनके टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल वसीम भाई, और खास तौर से जो क्रीज का उन्होंने इस्तेमाल किया वो भी बड़ा शानदार था। और आम गेंद भी उनकी बल्लेबाजों को फंसा रही थी। पर इन तमाम चीजों के बीच में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो टॉम लेथम विलियन, हालांकि मैं लेथम की ज्यादा तारीफ करूंगा, लाजवाब पारी उन्होंने खेली, शतक से जरूर महरूम रह गए, लेकिन ऐसा लगा कि जो उनकी पारी थी और वही एक डिफरेंस था। जैसा आपने पहले भी कहा कि एक विकेट गिरती है और फिर कोई भी साझेदारी, सिर्फ 46 रन की साझेदारी होती है विलियमसन और लेथम में, उसके बाद कोई भी साझेदारी 20 का भी आंकड़ा पार नहीं करती है, जो ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। इस लिहाज से लेथम की इस पारी को आप कहां रखेंगे? जी हाँ बिल्कुल। और मैंने टेस्ट मैच के पहले भी एक ट्वीट किया था कि टॉम लेथम उनके वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में बड़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान के सामने 200 बनाए हैं। इंडिया के सामने लास्ट ओवर पे 350 का आंकड़ा क्रॉस किया था। और बिल्कुल उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखा है एक तरह से। और एक काबिल तारीफ बात यह है कि इन प्लेयर्स को, खास करके टॉम लेथम हो गए या फिर जो विल यंग थे, इनको कोई शुरू में आकर कोई प्रैक्टिस गेम नहीं मिला था। ये सीधा आकर टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और खास करके जब आप इस तरह की चैलेंजिंग पिच पे आके खेलते हो और पहले ही मैच में इस तरह का परफॉर्मेंस करते हो तो ये थोड़ी काबिल तारीफ बात है। क्योंकि जनरली आपको 1-2 प्रैक्टिस मैच मिलते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को एक भी प्रैक्टिस गेम नहीं मिला है। और टॉम लेथम बहुत ही शानदार ओपनिंग बैट्समैन है। सब कॉन्टिनेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और न्यूजीलैंड में तो ऑब्वियसली बनाते ही है। तो एक बहुत ही उस
न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप में एक बहुत बड़े विलियमसन के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। जी हाँ, रॉस टेलर और केन विलियमसन या फिर मार्टिन गप्टिल, इन तमाम खिलाड़ियों के बीच में लेथम थोड़े से दब जाते हैं, पर वो किस स्तर की बल्लेबाजी कर सकते हैं उन्होंने दिखा दिया। वसीम भाई, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसने महफिल लूट ली। हालांकि वो अंतिम 11 का हिस्सा था नहीं, उससे बिल्कुल आखिरी लम्हों में मौका मिलता है, वो भी तब जब रिद्धिमान साहा की गर्दन में थोड़ी सी स्टिफनेस हो जाती है और उन्हें कीपिंग का मौका मिलता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं केएस भरत की। क्या लाजवाब प्रदर्शन। जी हाँ बिल्कुल, और ये पिच पे इतनी अच्छी कीपिंग करना ये दर्शाता है कि उन्होंने कितनी अच्छी कीपिंग की है, क्योंकि बाउंस इतना लो था। प्लस मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने कीपिंग की, एक तो शुरू में हालांकि 22 छोड़े थे, लेकिन उसके बाद में ऑलमोस्ट फॉल्टलेस कीपिंग की। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है कि वो जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई साल गुजारे हैं, और इंडिया में जब आप कीपिंग करते हो तो ऑब्वियसली आप इस तरह से एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरह की आपको पिचेस मिलेगी, और वहां पे आप चाहते हो कि आप एक्सपोज ना हो एज अ विकेट कीपर, क्योंकि अच्छे विकेट में कीपिंग करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन जहाँ पे बाउंस कम है और बहुत ज्यादा स्पिन है, वहां पे एक कीपर के लिए बहुत चैलेंज होता है। तो मुझे लगता है कि उस टेस्ट में पूरा खरे उतरे हैं श्रीकर भरत। वसीम भाई, अब हम बात कर लेते हैं चौथे दिन की। हालांकि अब तक अगर देखा जाए तो भारतीय टीम एक बार फिर से मैच में पकड़ बना चुकी है, 63 रन की साझेदारी हो चुकी है, 9 विकेट हाथ में बाकी हैं टीम इंडिया के। तो चौथा दिन कैसा होगा, किस नजर से भारतीय टीम उतरेगी, क्या लक्ष्य होगा भारत का। जी हाँ बिल्कुल, भारतीय टीम तो यही सोचेगी कि जितना जल्दी हो सके, जल्दी तो नहीं हालांकि, क्योंकि ये विकेट पे बहुत बड़े रन रेट से रन बनाना इतना आसान नहीं होगा, और विलियमसन कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, और जेमिसन और साउदी मुझे लगता है कि सुबह का उनका स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा उनके स्पिनर का, कि वो स्पिनर्स कितना अच्छा बॉलिंग करते हैं, क्योंकि जेमिसन और साउदी से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बॉलिंग अच्छी करेंगे और भारतीय बैट्समैन के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। लेकिन अगर उनके स्पिनर ने अगर कंट्रोल नहीं रखा तो ये गेम थोड़ा सा उनसे दूर मुझे जाता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इंडियन टीम ये सोचेगी कि 250 या 275 अगर रन बनते हैं तो फिफ्थ डे मुझे लगता है बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड के लिए कि वो रन को चेस करना और उसको सरवाइव करना। यानी वसीम भाई, आप ये कह रहे हैं कि 300 का जो लक्ष्य है, अगर वो भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने रख देती है तो वहां से फिर मैच में भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी हो जाएगा। नहीं, इवन 275 अगर टोटल भी हो लीड को मिलाकर, तो भी मुझे ये लगता है कि शायद वो अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि रन बनाना ये विकेट पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप बहुत से बहुत आप डिफेंड करके शायद ड्रॉ करने के लिए सोच सकते हो। तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं सोचेगी कि 200 रन अगर उनका क्रॉस होता है तो वो अगले 50 या 75 रन कितने जल्दी बनाता है, क्योंकि भारतीय बॉलर्स को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होगा कि वो विकेट निकालने के लिए, क्योंकि ये विकेट इतना इजी नहीं है कि आपको फटाफट अगर विकेट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उतना टाइम उनको चाहिए होगा कि विकेट निकालने के लिए, क्योंकि विकेट के अंदर बाउंस नहीं है, वो उस तरह का तेज स्पिन नहीं, स्लो स्पिन है। तो जितना टाइम भारतीय बॉलर के पास होगा मुझे लगता है कि वो उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने बल्लेबाजी की है, भले ही रन ज्यादा ना बनाए, लेकिन काफी ओवर, 130 से ज्यादा ओवर उन्होंने बिताए हैं, वो दर्शाता है कि इस पिच के ऊपर में आप टिक जरूर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।